हैरी पॉटर और अज़्क़बान का कैदी बाय J.K. रोलिंग। अध्याय 1 उल्लू खत लेकर आए। हैरी पॉटर कई मायनों में बहुत ही असामान्य बच्चा था। एक बात तो यह थी कि उसे गर्मी की छुट्टियां बहुत बुरी लगती थी। दूसरी बात यह थी कि वह सचमुच अपना होमवर्क करना चाहता था, लेकिन उसे रात में सबसे छिपा कर चोरी से अपना होमवर्क करना पड़ता था। और सबसे बड़ी बात यह थी कि वह एक जादूगर था। लगभग आधी रात का समय था। हैरी पेट के बल अपने बिस्तर पर लेटा हुआ था। उसके सिर के ऊपर कंबल किसी टेंट की तरह पड़े थे। उसके एक हाथ में टॉर्च थी और वह चमड़े के जैकेट वाली एक बड़ी सी पुस्तक बेथेल्डा बैगशॉट की जादू का इतिहास पढ़ रहा था, जो तकिए से टिकी थी। हैरी ने बाज के पंख वाली अपनी कलम को पेज पर घुमाया। वह पुस्तक में ऐसी लाइनें ढूंढ रहा था जिससे उसे अपना निबंध लिखने में मदद मिले। निबंध का विषय था 14वीं सदी में जादूगरनियों को जलाना पूरी तरह से अर्थहीन था, विवेचना कीजिए। उसकी कलम एक अच्छे दिखने वाले पैराग्राफ पर ठहर गई। हैरी ने अपने गोल चश्मे को नाक के ऊपर धकेला, अपनी टॉर्च को पुस्तक के पास ले गया और पढ़ने लगा। जादू न जानने वाले लोग, जिन्हें आमतौर पर मगलू नाम से जाना जाता है, मध्य युग में जादू से बहुत डरते थे, परंतु उन्हें उसकी सही पहचान नहीं थी। वे असली जादूगर या जादूगरनी को कभी कभार ही पकड़ पाते थे, और जब ऐसा होता था तब भी उस पर जलाने का कोई असर नहीं होता था। जादूगर या जादूगरनी एक आसान आग रोधक मंत्र पढ़ देते थे और फिर दर्द से चीखने का नाटक करते थे, जबकि उन्हें सिर्फ हल्की सी गुदगुदी महसूस होती थी। दरअसल वेंडेलिन नामक जादूगरनी को तो जलाया जाना इतना पसंद था कि उसने खुद को विभिन्न वेशों में 47 बार पकड़वाया। हैरी ने कलम अपने दांतों के बीच रख ली। इसके बाद उसने तकिए के नीचे रखी दवात और चंपत्र की तरफ हाथ बढ़ाया। धीरे धीरे और बहुत सावधानी से उसने दवात का ढक्कन खोला। उसमें अपनी कलम डुबाई और लिखना शुरू किया। वह थोड़ी थोड़ी देर में रुक कर सुन लेता था, क्योंकि अगर डर्सली परिवार के किसी सदस्य ने बाथरूम जाते समय उसकी कलम की आवाज सुन ली तो उसकी खैर नहीं थी। उसे शायद पूरी छुट्टियों में सीढ़ियों के नीचे वाली अलमारी में बंद कर दिया जाएगा। प्रिविट ड्राइव के मकान नंबर 4 में रहने वाले डर्सली परिवार के कारण ही हैरी को गर्मी की छुट्टियां बहुत बुरी लगती थीं। वर्नॉन अंकल, पिटूनिया आंटी और उनका पुत्र डडली हैरी के इकलौते जीवित रिश्तेदार थे। वे मगलू थे और जादू के प्रति उनका नजरिया 14वीं सदी के लोगों जैसा ही था। हैरी के माता पिता जादूगर थे, लेकिन डर्सली परिवार में उनके नाम का जिक्र तक नहीं होता था। पिटूनिया आंटी और वर्नॉन अंकल को आशा थी कि अगर उन्होंने हैरी को दबा कर रखा तो उसका जादू बाहर नहीं आ पाएगा। बहरहाल उनकी चाल कामयाब नहीं हुई, जिससे वे बहुत गुस्से में थे। अब उनके मन में यह दहशत थी कि कहीं किसी को यह पता न चल जाए कि हैरी पिछले 2 साल से हॉगवर्ट्स जादू और तंत्र के विद्यालय में पढ़ रहा है। अब डर्सली दंपत्ति ज्यादा से ज्यादा बस इतना ही कर सकते थे कि गर्मी की छुट्टियां शुरू होते ही हैरी की जादू की किताबें, छड़ी, कढ़ाई तथा झाड़ू को ताले में बंद कर दें और उसे पड़ोसियों से बात न करने दें। अपनी जादू की किताबों के ताले में बंद हो जाने से हैरी बहुत परेशान था, क्योंकि हॉगवर्ट्स के टीचर ने छुट्टियों के लिए उसे ढेर सारा होमवर्क दिया था। हैरी के सबसे कम प्रिय टीचर प्रोफेसर स्नेप ने उसे एक बहुत मुश्किल निबंध दिया था, जो सिकोड़ने वाले काड़े पर था। अगर हैरी ने स्नेप का होमवर्क पूरा नहीं किया तो उन्हें मजा ही आ जाएगा और हैरी को 1 महीने की सजा देने का बहाना मिल जाएगा। इसलिए जब छुट्टियों के बाद पहले ही सप्ताह में हैरी को मौका मिला तो उसने उसका लाभ उठा लिया। उस वक्त वर्नॉन अंकल, पिटूनिया आंटी और डडली सामने वाले बगीचे में थे। वे वहां पर वर्नॉन अंकल को कंपनी से मिली कार देखने गए थे, जिसकी उन्होंने बहुत तेज आवाजों में तारीफ की ताकि पड़ोसी सुन ले और उसे देख लें। हैरी ने देर नहीं की। वह बगैर आवाज किए जल्दी से नीचे गया, सीढ़ियों के नीचे वाली अलमारी का ताला तोड़ा, उसमें से अपनी कुछ पुस्तकें निकाल ली और उन्हें अपने बेडरूम में छिपा लिया। जब तक की चादरों पर स्याही के निशान न रहे तब तक डर्सली दंपत्ति को ये कभी पता नहीं चल पाएगा कि वह रात में जादू की पढ़ाई कर रहा है। हैरी उस समय अपने अंकल आंटी से कोई पंगा मोल नहीं लेना चाहता था, क्योंकि वे पहले ही उससे उखड़े हुए थे। इसका कारण यह था कि स्कूल की छुट्टियां शुरू होने के कुछ दिन बाद ही उसके एक जादूगर मित्र ने उसे फोन किया था। रॉन वीजली हॉगवर्ट्स में हैरी का सबसे अच्छे दोस्तों में से एक था। उसके परिवार में सभी जादूगर थे। इसका मतलब यह था कि वो ऐसी बहुत सी चीजें जानता था जो हैरी को मालूम नहीं थी, लेकिन उसने इससे पहले कभी टेलीफोन का इस्तेमाल नहीं किया था। यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण था कि उसका फोन वर्नॉन अंकल ने उठाया। वर्नॉन डर्सली बोल रहा हूँ। संयोग से हैरी उस समय उसी कमरे में था। दूसरी तरफ से रॉन की आवाज आते सुनकर वो किसी पत्थर की मूर्ति की तरह खड़ा रह गया। हेलो हेलो, क्या मेरी आपको आवाज सुनाई दे रही है? मैं हैरी पॉटर से बात करना चाहता हूँ।
रॉन इतनी जमकर चिल्ला रहा था कि वर्नॉन अंकल उछल पड़े। रिसीवर को अपने कान से 1 फुट दूर रख के वे गुस्से और दहशत भरे भाव से घूरते रहे। फिर वे रिसीवर की तरफ मुंह करके दहाड़े, कौन है? तुम कौन हो? रॉन वीजली। दूसरी तरफ से रॉन गरजा। उसकी आवाज इतनी तेज थी जैसे वह और वर्नॉन अंकल फुटबॉल के मैदान के विपरीत छोरों से बात कर रहे हों। मैं हैरी का स्कूल का दोस्त हूँ। वर्नॉन अंकल की छोटी आंखें हैरी को घूरने लगी। वो उसी जगह पर मूर्ति की तरह खड़ा था। फिर उन्होंने गरजते हुए कहा, यहाँ कोई हैरी पॉटर नहीं रहता है। उस समय उन्होंने रिसीवर को एक हाथ दूर पकड़ा था, मानो उन्हें ये डर हो कि इसमें विस्फोट हो सकता है। मैं नहीं जानता कि तुम किस स्कूल का जिक्र कर रहे हो। अब दोबारा कभी फोन मत करना, कभी मेरे घर परिवार के आसपास भी नजर मत आना। फिर उन्होंने रिसीवर को टेलीफोन पर इस तरह पटका जैसे वे किसी जहरीली मकड़ी को पटक रहे हों। इसके बाद जो फसाद हुआ वो बहुत भयानक था। अंकल वर्नॉन ने गरजते हुए और हैरी पर थूक की बौछार करते हुए कहा, अपने जैसे दोस्तों को यह नंबर देने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? जाहिर है रॉन समझ गया था कि उसके फोन की वजह से हैरी मुसीबत में फंस गया होगा, इसलिए उसने कभी दोबारा फोन नहीं किया। हॉगवर्ट्स में हैरी की एक और अच्छी मित्र हरमाइनी ग्रेंजर ने भी उसे फोन नहीं किया। हैरी को लग रहा था कि रॉन ने हरमाइनी को फोन न करने की सलाह दे दी होगी। यह दुखद था क्योंकि हरमाइनी हैरी की क्लास की सबसे चतुर जादूगरनी थी। उसके माता पिता मगलू थे और वो अच्छी तरह से जानती थी कि टेलीफोन का इस्तेमाल कैसे किया जाता है, और वह शायद इतनी समझदार भी थी कि यह कभी नहीं कहती कि वो हॉगवर्ट्स में पढ़ती है। इस तरह हैरी को 5 सप्ताह तक अपने जादूगर मित्रों की कोई खबर नहीं मिली। इस साल की गर्मी की छुट्टियां भी पिछले साल जितनी ही बुरी बीत रही थीं। सिर्फ एक छोटा सा सुधार हुआ था। हैरी को इस बात की इजाजत मिल गई थी कि वो अपनी उल्लू हेडविग को रात में बाहर छोड़ दिया करे। बहरहाल इसके लिए उसे यह वादा करना पड़ा कि वह इसके माध्यम से अपने दोस्तों को खत नहीं भेजेगा। वर्नॉन अंकल ने यह इजाजत मजबूरी में दी थी, क्योंकि अगर हेडविग को 24 घंटे पिंजरे में बंद रखा जाता था तो वह बहुत हुड़दंग मचा देती थी। वेंडेलिन नामक जादूगरनी के बारे में लिखने के बाद हैरी एक बार फिर यह सुनने के लिए रुका कि कहीं कोई जाग तो नहीं गया। अंधेरे घर की खामोशी में सिर्फ उसके मोटे मौसेरे भाई डडली के खर्राटे की आवाजें सुनाई दे रही थी। उसने सोचा बहुत रात हो गई होगी। हैरी की आंखें थकान के मारे जल रही थी। शायद वो इस निबंध को कल रात को पूरा कर लेगा। उसने अपनी दवात का ढक्कन बंद किया और अपने बिस्तर के नीचे के तकिए का एक पुराना कवर निकाला। फिर उसने टॉर्च, जादू का इतिहास, अपना निबंध, कलम और दवात उस तकिए के कवर में भरे। इसके बाद वो बिस्तर से उतरा और सारा सामान बिस्तर के नीचे वाले फर्श पर रखे एक उखड़े हुए बोर्ड के नीचे रख दिया। फिर वो उठकर खड़ा हुआ, हाथ फैलाकर अंगड़ाई ली और बिस्तर के पास वाली टेबल पर रखी चमकने वाली अलार्म घड़ी में समय देखा। रात के 1 बज चुके थे। हैरी के पेट में एक अजीब सी हलचल हुई। उसे पता भी नहीं चला था कि वो पूरे 1 घंटे पहले 13 साल का हो गया था। हैरी के बारे में एक और असामान्य बात यह थी कि उसे अपने जन्मदिनों से बहुत कम उम्मीदें रहती थी। उसे जिंदगी में कभी कोई बर्थडे कार्ड नहीं मिला था। डसली दंपति 2 सालों से हैरी के जन्मदिन को पूरी तरह अनदेखा कर रहे थे और उसके पास यह मानने का कोई कारण भी नहीं था कि वे जन्मदिन को याद रखेंगे। हैरी अंधेरे कमरे में हेडविग के बड़े खाली पिंजरे के पास से होता हुआ खुली खिड़की के पास पहुंच गया। वह उसकी चौखट पर झुका। उसे अपने चेहरे पर रात की ठंडी हवा महसूस हुई। कंबलों के भीतर काफी देर तक रहने के बाद उसे यह हवा बहुत अच्छी लग रही थी। हेडविग 2 रातों से गायब थी, लेकिन हैरी इस बात से परेशान नहीं था। वो पहले भी कई बार लंबे समय तक गायब रह चुकी थी। बहरहाल हैरी चाहता था कि हेडविग जल्दी लौट आए। इस घर में वही थी जो उसे देखकर नाक भौं नहीं सिकुड़ती थी। हैरी अपनी उम्र के हिसाब से अब भी थोड़ा छोटा और दुबला दिखता था, लेकिन पिछले 1 साल में वह कुछ इंच लंबा हो गया था। बहरहाल उसके काले बाल अब भी पहले जैसे ही थे। उसकी लाख कोशिशों के बावजूद वे हमेशा बिखरे ही रहते थे। मोटे चश्मे के नीचे उसकी आंखें चमकदार हरी थीं। इसके अलावा उसके माथे पर एक पतला सा निशान भी था, जिसका आकार बिजली चमकने की तरह था। हैरी की तमाम असामान्य चीजों में यह निशान सबसे असाधारण बात थी। डसली दंपति 10 साल तक उसे यह झूठ बोलते आए थे कि वह उस कार घटना में बना था जिसमें उसके माता पिता की मौत हुई थी, जबकि सच्चाई तो यह थी कि लिली और जेम्स पॉटर की मौत कार दुर्घटना में नहीं हुई थी, उनकी हत्या हुई थी। इस सदी के सबसे भयावह शैतानी जादूगर लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट ने उन्हें मार डाला था। उसने हैरी को भी मारने की कोशिश की थी, लेकिन हैरी बच निकला। वोल्डेमॉर्ट के शाप से उसके माथे पर सिर्फ यह निशान बना और इसके बाद वोल्डेमॉर्ट के शाप ने पलटकर उसी पर हमला कर दिया। वोल्डेमॉर्ट को जान के लाले पड़ गए और वह भाग खड़ा हुआ।
हॉगवर्ट्स में हैरी की उससे फिर से मुठभेड़ हुई। अंधेरी खिड़की के पास खड़े खड़े जब हैरी ने वोल्डेमॉर्ट से अपनी आखिरी मुठभेड़ याद की तो उसको यह मानना पड़ा कि अपने 13वें जन्मदिन तक पहुंचना उसकी खुशकिस्मती ही थी। हेडविग को तलाशने की कोशिश करते हुए उसने सितारों भरे आसमान को गौर से देखा। शायद वो अपनी चोंच में कोई मरा हुआ चूहा लटकाती हुई उसके पास आ जाए और शाबाशी की उम्मीद करे। वो छतों के ऊपर के आसमान को यूं ही देख रहा था कि तभी उसे एक बहुत अजीब चीज दिखी। उसे स्थिति को समझने में थोड़ा वक्त लग गया। चांदनी में हैरी को एक बड़ा और अजीब सा जीव दिखा जो हर पल बड़ा होता जा रहा था और अपने पंख फड़फड़ाते हुए उसकी तरफ आ रहा था। हैरी एकदम चुपचाप खड़े खड़े उसे नीचे और नीचे आते देखता रहा। एक पल के लिए वो झिझका। उसने अपने हाथ खिड़की के हैंडल की तरफ बढ़ाए। वो इसे बंद करने के बारे में सोचने लगा, लेकिन तभी वो विचित्र जीव प्रिवेट ड्राइव की स्ट्रीट लाइट के ऊपर पहुंचा, जिसकी रोशनी में हैरी को पूरी बात समझ में आ गई। वो तत्काल एक तरफ हो गया। खिड़की में से 3 उल्लू अंदर आए। उनमें से 2 उल्लू ने तीसरे को पकड़ रखा था जो बेहोश लग रहा था। वे हल्की सी धम की आवाज के साथ हैरी के बिस्तर पर उतरे। बीच वाला बड़ा और भूरा उल्लू स्थिर पड़ा रहा। उसके पैर में एक बड़ा पार्सल बंधा था। हैरी ने बेहोश उल्लू को तुरंत ही पहचान लिया। इसका नाम एरल था और वह वीजली परिवार का था। हैरी तत्काल बिस्तर की तरफ भागा। उसने एरल के पैरों से बंधी रस्सियां खोलकर पार्सल को अलग किया और एरल को हेडविग के पिंजरे की तरफ ले गया। एरल ने धीरे से एक आंख खोलकर धन्यवाद की धीमी सी आवाज निकाली और पानी पीने लगा। हैरी बाकी बचे उल्लुओं की तरफ मुड़ा। उनमें से एक उसकी अपनी हेडविग थी जो बड़ी और सफेद रंग की थी। वह भी एक पार्सल लाई थी और बहुत खुश दिख रही थी। हैरी ने जब उसका पार्सल खोला तो उसमें हैरी को अपनी चोंच से प्रेम से कुतरा और फिर वो कमरे में उड़ती हुई एरल के पास जाकर बैठ गई। हैरी तीसरे उल्लू को नहीं पहचान पाया जो सुंदर और छोटा सा था। बहरहाल वह तुरंत समझ गया कि यह कहां से आया था, क्योंकि तीसरे पार्सल के साथ ही हॉगवर्ट्स की मोहर वाला खत भी था। जब हैरी ने उल्लू का पार्सल निकालकर उसे मुक्त किया तो उसने महत्वपूर्ण दिखते हुए अपने पंख फड़फड़ाए और खिड़की से बाहर उड़ गया। हैरी अपने बिस्तर पर बैठ गया। उसने झपट कर एरल वाले पार्सल को उठाया और उस पर लिपटे भूरे कागज को फाड़ा। अंदर सुनहरे वर्क में एक तोहफा लिपटा था और उसे मिलने वाला पहला बर्थडे कार्ड भी था। कांपती उंगलियों से उसने लिफाफा खोला जिसमें से 2 कागज बाहर निकले, एक पत्र और एक अखबार की कटिंग। यह साफ था कि कटिंग जादूगरों के अखबार दैनिक जादूगर की थी, क्योंकि श्वेत श्याम तस्वीरों के लोग हिलडुल रहे थे। हैरी ने कटिंग उठाई और उसकी तह खोलकर उसे पढ़ा। जादू मंत्रालय के कर्मचारी ने बड़ा पुरस्कार जीता। जादू मंत्रालय के मगलू वस्तु दुरुपयोग विभाग के प्रमुख आर्थर वीजली ने दैनिक जादूगर का वार्षिक ग्रैंड प्राइज गैलियन ड्रॉ जीता है। खुशी से झूम रहे मिस्टर वीजली ने दैनिक जादूगर को बताया, हम इस पैसे से मिस्र में गर्मी की छुट्टियां मनाने जाएंगे, जहां हमारा सबसे बड़ा बेटा बिल जादूगरों के बैंक ग्रीन गॉट में शाप नाशक है। वीजली परिवार मिस्र में 1 महीने तक ही रहेगा, क्योंकि इस परिवार के 5 बच्चे हॉगवर्ट्स में पढ़ते हैं और उन्हें स्कूल के नए सत्र की शुरुआत के लिए सितंबर में वहां पहुंचना है। हिलती तस्वीरों को देखकर हैरी के चेहरे पर मुस्कान आ गई, क्योंकि वीजली परिवार के सभी सदस्य एक बड़े पिरामिड के सामने खड़े होकर उसकी तरफ जोर जोर से हाथ हिला रहे थे। तस्वीर में मोटी और नाटी मिसेस वीजली के साथ गंजे हो रहे लंबे मिस्टर वीजली खड़े थे। उनके साथ उनके 6 बेटे और 1 बेटी भी थी। हालांकि श्वेत श्याम तस्वीरों में यह नजर नहीं आ रहा था, परंतु उन सबके बाल बहुत लाल थे। तस्वीर में एकदम बीचों बीच रॉन खड़ा था। उनका पालतू चूहा स्कैबस उसके कंधे पर था और रॉन की बाह अपनी छोटी बहन जिनी की कमर में लिपटी थी। हैरी को लग रहा था कि वीजली परिवार को इतना बड़ा इनाम मिलना ही चाहिए, क्योंकि वे लोग बहुत अच्छे होने के बावजूद बहुत गरीब थे। फिर उसने रॉन का खत उठाया और उसे खोलकर पढ़ने लगा। प्रिय हैरी, हैप्पी बर्थडे। देखो, मुझे उस फोन वाली घटना के लिए बहुत अफसोस है। मुझे उम्मीद है कि मगलुओं ने तुम्हें ज्यादा तंग नहीं किया होगा। मैंने डैडी से पूछा था और उनका अंदाजा यह था कि शायद मुझे चिल्लाना नहीं चाहिए था। मिस्र का मौसम बहुत अच्छा है। बिल हमें पिरामिडों में घुमाने ले गया था और तुम यकीन नहीं कर सकते कि प्राचीन मिस्र के जादूगरों ने उन पर कितने सारे मंत्रों का इस्तेमाल किया है। मम्मी जिनी को आखिरी मकबरे में नहीं जाने दे रही थी। वहां पर चोरी से अंदर घुसने वाले मगलुओं के कंकाल पड़े थे, जिनके बहुत से सिर और अंग उग रहे थे। जब डैडी ने दैनिक जादूगर का इनाम जीता तो मुझे तो विश्वास ही नहीं हुआ। 700 गैलियन। ज्यादातर पैसे तो इन छुट्टियों पर ही खर्च हो गए, लेकिन मम्मी डैडी मेरे लिए नई जादुई छड़ी खरीदने वाले हैं। हैरी को वो घटना बहुत अच्छी तरह याद थी जब रॉन की पुरानी छड़ी टूट गई थी। यह तब हुआ था जब वे कार उड़ाकर हॉगवर्ट्स जा रहे थे और उनकी कार स्कूल के मैदान में लगे लड़ाकू पेड़ से टकरा गई थी। हम सत्र शुरू होने के लगभग 1 सप्ताह पहले लौटेंगे। इसके बाद मेरी जादुई छड़ी और हमारी नई पुस्तकें लेने के लिए हम लोग लंदन जाएंगे। क्या तुम्हारे वहां मिलने की कोई संभावना है? मगलुओं की बातों से निराश मत होना, लंदन आने की कोशिश करना, रॉन। पुनश्च
पर्सी हेड बॉय बन गया है, उसे पिछले हफ्ते यह सूचना मिली थी। हैरी ने तस्वीर को एक बार फिर से देखा। हॉगवर्ट्स में 7वें और अंतिम वर्ष में पढ़ने वाला पर्सी बहुत खुश दिख रहा था। उसने अपने हेड बॉय वाला बैज अपने टोप पर लगा रखा था, जो उसके बालों पर खुशनुमा ढंग से रखा था। सींग के घेरे वाला उसका चश्मा मिस्र की धूप में चमक रहा था। हैरी अब तोहफे की तरफ मुड़ा और उसने उसे खोला। अंदर उसे एक ऐसी चीज दिखी जो कांच के छोटे लट्टू की तरह दिख रही थी। उसके नीचे रॉन की एक और चिट्ठी थी। हैरी, इसे मुखबिर यंत्र कहते हैं। अगर आसपास कोई अविश्वसनीय व्यक्ति हो जो कोई गलत काम कर रहा हो तो यह चमकने और घूमने लगेगा। बिल कहता है कि यह बेकार है और इसे सिर्फ जादूगर पर्यटकों से पैसे ऐंठने के लिए बेचा जाता है। वो कहता है कि इसका भरोसा नहीं किया जा सकता क्योंकि पिछली रात को डिनर के वक्त ये पूरे समय चमकता रहा और शोर मचाता रहा। लेकिन वह यह नहीं जानता था कि फ्रेड और जॉर्ज ने उसके सूप में बीटल्स डाल दिए थे। विदा, रॉन। हैरी ने मुखबिर यंत्र को अपने बिस्तर के पास वाली टेबल पर रख दिया। वह यंत्र बिल्कुल स्थिर खड़ा रहा और घड़ी की सुइयों का प्रतिबिंब दिखाता रहा। कुछ सेकंड तक इसकी तरफ खुशी खुशी देखने के बाद हैरी ने वो पार्सल उठाया जो हेडविग लेकर आई थी। उसके अंदर भी तोहफा था, बर्थडे कार्ड था और एक पत्र था। यह पार्सल हर्माइनी ने भेजा था। प्रिय हैरी, रॉन ने मुझे पत्र लिखकर बताया कि तुम्हारे वर्नन अंकल से उसे फोन पर किस तरह बात की थी। मैं आशा करती हूँ कि तुम सही सलामत होगे। मैं इस वक्त फ्रांस में छुट्टियां मना रही हूँ, इसलिए मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं तुम्हारा तोहफा कैसे भेजूं। मुझे डर था कि कहीं कस्टम वाले तो इसे नहीं खोल लेंगे, लेकिन तभी हेडविग आ गई। मुझे लगता है वो चाहती थी कि तुम्हें इस बार तो जन्मदिन पर कोई तोहफा मिल ही जाए। मैंने उल्लू के माध्यम से ऑर्डर देकर तुम्हारा तोहफा खरीदा है। मैंने दैनिक जादूगर में इसका विज्ञापन देखा था। मैं यहाँ भी वह अखबार ले रही हूँ। जादूगरों की दुनिया की नवीनतम जानकारी रखना अच्छी बात है। क्या तुमने एक सप्ताह पहले इसमें रॉन और उसके परिवार की तस्वीर देखी थी? मैं शर्त लगा सकती हूँ कि वो बहुत कुछ सीख रहा होगा। मुझे उससे सचमुच ईर्ष्या होती है क्योंकि प्राचीन मिस्र के जादूगर बहुत बढ़िया थे। यहाँ पर भी मुझे जादूगरी का रोचक स्थानीय इतिहास मिला है। यहाँ सीखी गई बातों को शामिल करने के लिए मुझे जादू का इतिहास का पूरा निबंध दोबारा लिखना पड़ा। मुझे आशा है कि यह ज्यादा लंबा नहीं होगा क्योंकि प्रोफेसर बिन्स ने निबंध में जितने चंपत्र लिखने को कहे थे उससे 2 चंपत्र ज्यादा हो गए हैं। रॉन कह रहा था कि वह छुट्टियों के आखिरी हफ्ते में लंदन जाएगा। क्या तुम उस समय वहाँ आ सकते हो? क्या तुम्हारे अंकल आंटी तुम्हें आने देंगे? काश तुम आ सको। अगर ऐसा नहीं होता है तो हम 1 सितंबर को हॉगवर्ट्स एक्सप्रेस पर मिलेंगे। प्रेम सहित, हरमाइनी। पुनश्च रॉन ने बताया कि पर्सी हेड बॉय बन गया है। मैं दावे से कह सकती हूँ कि पर्सी तो खुशी से फूला नहीं समा रहा होगा। वैसे रॉन इस बारे में ज्यादा खुश नहीं है। हैरी ने हंसते हुए हरमाइनी का खत एक तरफ रखा और उसका तोहफा उठाया। यह बहुत भारी था। वह हरमाइनी को जानता था, इसलिए उसे पूरा विश्वास था कि उसने जरूर कोई किताब ही भेजी होगी जिसमें बहुत से मुश्किल मंत्र होंगे। लेकिन ऐसी बात नहीं थी। जब उसने कागज पढ़ा तो उसका दिल उछल पड़ा क्योंकि अंदर काले चमड़े में एक चिकने केस पर ये सफेद शब्द लिखे थे, उड़ने वाली झाड़ू की सर्विसिंग किट। वाह हरमाइनी! हैरी फुसफुसाया और किट को देखने के लिए केस को खोला। उसमें फ्लीटवुड हाई फिनिश में हैंडल पॉलिश का एक डिब्बा था। इसके अलावा झाड़ू की पूंछ की सीकों को तराशने के लिए चांदी की चमकदार कैंची थी और लंबी यात्रा के लिए झाड़ू पर लगाने वाला पीतल का दिशा सूचक यंत्र था। साथ में अपनी झाड़ू की बेहतरीन देखभाल खुद कैसे करे की मार्गदर्शिका पुस्तक भी थी। हैरी को हॉगवर्ट्स में अपने दोस्तों की याद तो आती थी, उसे क्विडिच की भी बहुत याद आती थी। क्विडिच जादू की दुनिया का सबसे लोकप्रिय खेल था जो बेहद खतरनाक और बहुत रोमांचक था तथा झाड़ुओं पर उड़कर खेला जाता था। हैरी एक बेहतरीन क्विडिच खिलाड़ी था। वो पिछले 100 सालों में हॉगवर्ट्स की किसी भी हाउस टीम में शामिल होने वाला सबसे कम उम्र का खिलाड़ी था। अपनी निम्बस 2000 झाड़ू को हैरी अपनी सबसे बहुमूल्य चीजों में से एक मानता था। हैरी ने चमड़े के केस को एक तरफ रख दिया और आखिरी पार्सल को उठाया। भूरे कागज पर घसीटा छाप लिखाई देखकर वो तत्काल समझ गया कि इसे हैग्रिड ने भेजा था, जो हॉगवर्ट्स का गेम कीपर था। जब उसने कागज की ऊपरी परत फाड़ी तो उसे अंदर किसी चमड़े जैसी हरी चीज की झलक दिखी। बहरहाल इसके पहले कि वह उसे पूरी तरह खोल पाता, पार्सल ने उसे एक अजीब सा झटका दिया। उसके अंदर जो भी चीज थी ऐसा लग रहा था जैसे वो अपने दांत किटकिटा रही हो। हैरी किसी मूर्ति की तरह स्थिर खड़ा रहा। हालांकि वह यह बात जानता था कि हैग्रिड जानबूझकर उसे कभी कोई खतरनाक चीज नहीं भेजेगा, लेकिन दिक्कत यह थी कि हैग्रिड को यह समझ में ही नहीं आता था कि क्या खतरनाक है और क्या नहीं। हैग्रिड विशालकाय मकड़ियों से दोस्ती रखता था, शराब खाने में अजनबियों से 3 सिर वाले दुष्ट कुत्ते खरीदता था और अपने घर में गैर कानूनी ड्रैगन के अंडे रखता था। हैरी ने घबराकर पार्सल में उंगली डाली। अंदर वाली चीज ने फिर से जोर से दांत किटकिटाए। हैरी ने अपने बिस्तर के पास वाली टेबल पर रखे लैंप को एक हाथ से कसकर पकड़ा और उसे अपने सिर के ऊपर उठा लिया ताकि अंदर की खतरनाक चीज पर तत्काल वार कर सके। फिर उसने अपने दूसरे हाथ से बाकी का कागज खींचकर हटा दिया और उसमें से निकलकर बिस्तर पर गिरी एक किताब।
हैरी ने इसके सुंदर हरे कवर पर लिखे सुनहरे शब्द पढ़े, भयानक जानवरों की भयानक किताब। इसके बाद उसे कुछ देखने का मौका ही नहीं मिला, क्योंकि बाहर आते ही किताब किसी बदमाश केकड़े की तरफ बिस्तर पर तिरछी चलने लगी। ओह ओह, हैरी बुदबुदाया। किताब धम की आवाज के साथ बिस्तर से नीचे कूदी और तेजी से कमरे के पार चल दी। हैरी चोरी से उसके पीछे गया। किताब उसकी मेज के नीचे किसी अंधेरी जगह में छिप गई थी। हैरी ने प्रार्थना की कि डसली दंपति गहरी नींद में हो। इसके बाद वो घुटने के बल बैठा और किताब की तरफ हाथ बढ़ाया। आह! किताब ने उसके हाथ पर काट लिया और फिर उसके पास से होती हुई गुजर गई। वह किताब अपने कवर के बल चल रही थी। हैरी झपट कर पलटा, किताब पर छलांग लगाई और किसी तरह उसे काबू करने में कामयाब हो गया। दूसरे कमरे में वर्नॉन अंकल ने नींद में एक जोरदार आवाज निकाली। हेडविग और एरल इस घटना को बहुत दिलचस्पी से देख रहे थे। हैरी ने छटपटाती किताब को कसकर पकड़ा, फिर उसने ड्रॉर से एक पुराना बेल्ट बाहर निकाला, जिसे उसने किताब पर कसकर बांध दिया। भयानक जानवरों की भयानक किताब गुस्से से थरथराने लगी। चूंकि अब वह चल नहीं सकती थी और काट भी नहीं सकती थी, इसलिए हैरी ने उसे बिस्तर पर पटक कर हैग्रिड का कार्ड उठा लिया। प्रिय हैरी, हैप्पी बर्थडे। हम सोचते हैं कि यह पुस्तक इस साल तुम्हारे काम आएगी। हम खत में ज्यादा कुछ नहीं लिखेंगे, तुमसे मिलने पर ही सारी बात बताएंगे। आशा करते हैं कि मगलू तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार कर रहे होंगे। शुभकामनाओं सहित, हैग्रिड। हैरी को बात हजम नहीं हुई कि यह काटने वाली किताब उसके किस तरह काम आ सकती है, लेकिन उसने हैग्रिड के कार्ड को भी रॉन तथा हरमाइनी के कार्ड के पास रख लिया और मुस्कुराने लगा। अब सिर्फ हॉगवर्ट्स का खत पढ़ना बाकी था। आमतौर पर हॉगवर्ट्स से जो खत आते थे, यह खत उनसे मोटा था, इसलिए हैरी ने लिफाफे को पेन नाइफ से खोला और अंदर से चंपत्र के पहले पृष्ठ को निकालकर पढ़ा। प्रिय मिस्टर पॉटर, कृपया ध्यान दें कि स्कूल का नया सत्र 1 सितंबर को शुरू होगा। हॉगवर्ट्स एक्सप्रेस 11 बजे किंग्स क्रॉस स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 9:45 से रवाना होगी। 3rd ईयर के विद्यार्थियों को कुछ सप्ताहों में हॉग्समीड गांव में घूमने की अनुमति दी जाती है। कृपया अपने माता पिता या अभिभावक से संलग्न अनुमति पत्र पर हस्ताक्षर करवा लें। इस वर्ष की पुस्तकों की सूची संलग्न है। आपकी प्रोफेसर एम मैगोनिकल, डिप्टी हेडमिस्ट्रेस। हैरी ने हॉग्समीड का अनुमति पत्र बाहर निकालकर उसे देखा, पर अब उसके चेहरे की हंसी उड़ गई। हॉग्समीड में घूमने में बहुत मजा आएगा। उसे पता था कि हॉग्समीड में सिर्फ जादूगर ही रहते हैं, लेकिन वो कभी वहां नहीं जा पाया था। अब समस्या यह थी कि वो वर्नॉन अंकल या पिटूनिया आंटी से इस अनुमति पत्र पर साइन कैसे करवा सकता है। उसने अलार्म घड़ी की तरफ देखा। रात के 2 बज चुके थे। हैरी ने फैसला किया कि हॉग्समीड के अनुमति पत्र के बारे में वह सुबह उठने के बाद चिंता करेगा। इसके बाद वो बिस्तर पर पहुंचा और ऊपर लगे चार्ट पर एक और दिन काट दिया। यह चार्ट उसने अपने लिए बनाया था। इस चार्ट में उसे यह पता चलता था कि हॉगवर्ट्स लौटने में अभी कितने दिन बाकी हैं। फिर उसने अपना चश्मा उतारा और आंखें खोलकर लेट गया। इसके बाद वो अपने 3 बर्थडे कार्ड्स की तरफ बहुत देर तक देखता रहा। हालांकि हैरी पॉटर बहुत ही असाधारण था, लेकिन इस पर उसे वैसा ही महसूस हो रहा था जैसा सबको लगता है। जिंदगी में पहली बार वो खुश था कि आज उसका जन्मदिन है।